हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करेंगे कि जो जन सेवा केंद्रालय होते हैं या जिसे हम कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, उस टाइप के प्रोफाइल की पीडी को हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम पीडी पे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है इसमें कि हमें उसके बिजनेस मॉडल को सबसे पहले समझना चाहिए कि क्या बिजनेस मॉडल वो रन कर रहा है। उसका जो जन सेवा केंद्र है उसमें गवर्नमेंट की उसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ जन सेवा केंद्र, बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशंस, एंड देन इवेलुएट द डिमांड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंटर विद इन द लोकल कम्युनिटी। तो इसमें ये बोला जाए कि जो उस जन सेवा केंद्र है उसकी वहाँ पे कितनी डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है उस लोकल एरिया में। इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे इस जन सेवा केंद्र की पब्लिक डिमांड है या नहीं है, और उस डिमांड के हिसाब से वो जो हमारा कस्टमर है वो उस चीज़ को पूरा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ को हमें इवेलुएट करना चाहिए अंडर द बिजनेस मॉडल असेसमेंट में। देन साथ ही साथ आपको ये भी इसमें असेस करना है कि जो बिजनेस जो जन सेवा केंद्र उस लोकल मार्केट में बैठा है वो हमारे कंपटीटर के कितने नियरेस्ट है और उसमें कंपटीशन किस लेवल पे है उस लोकल मार्केट में, और हमारा कस्टमर जो है उसकी क्या ऐसी स्पेसिफिकेशन है, क्या उसकी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो उस कंपटीशन से कस्टमर को अपनी तरह अट्रैक्ट कर पा रहा है। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में कस्टमर को अपने पास लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एसओपी होनी चाहिए, कुछ यूनिक सेलिंग जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो उस बिज़नेस मॉडल को आपको समझना है कि उस लोकल एरिया में उस बिज़नेस की क्या डिमांड है, क्या कंपटीशन है, और हमारा कस्टमर जो है वो कितना यूनिक सिस्टम रन कर रहा है जो कि उस पर कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पा रहा है या कस्टमर उसके पास आ रहे हैं। तो चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कस्टमर का फुटफॉल क्या है, कस्टमर बेस क्या है। तो जैसे कि हमने बताया कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए अगर आपके पास क्लाइंटेज अच्छा है, आपके क्लाइंट्स आपके यूनिक बंधे हुए हैं, आपके क्लाइंट्स को आपकी सर्विसेज पसंद आती हैं, तो उससे आपका एक कस्टमर बेस बनता है, एक कस्टमर पोर्टफोलियो बनता है। इसमें भी सेम वही है कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि कस्टमर को किस तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है, और कस्टमर की जो डिमांड है उसको ये पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कस्टमर का बेस जो है वो कितना बड़ा है, कोई 10 कस्टमर है, 100 कस्टमर है, 500 कस्टमर है, क्या कस्टमर पोर्टफोलियो है हमारे कस्टमर का, उसे आपको समझना है। देन इसमें आपको ये समझना है कि असेस द लॉयल्टी ऑफ कस्टमर एंड द पोटेंशियल ऑफ रिपीट बिजनेस। तो इसमें बेसिकली आपको ये समझना है कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है हमारे कस्टमर के सेवा केंद्र सर्विसेज को लेने के बाद। क्योंकि जब भी कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करता है और उस सर्विसेज या प्रोडक्ट से वो हैप्पी रहता है तो ही उसका रिपीट बिजनेस मिलता है। अदरवाइज वो कस्टमर को अगर सर्विसेज या प्रोडक्ट सही नहीं लगे तो वो फिर उसे दोबारा उस शॉप या उस सर्विसेज को यूज़ नहीं करता है। तो इसमें आपको कस्टमर का अट्रैक्शन लेवल देखना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बिजनेस या सर्विस आपका कस्टमर उस जन सेवा केंद्र में दे रहा है वो कस्टमर उससे कितने सेटिस्फाई हैं, कितने हैप्पी हैं, और उसमें पोटेंशियल रिपीट कस्टमर कितने हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि लोकेशन एनालिसिस करना। क्योंकि किसी भी बिजनेस में उसकी लोकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जैसे कि जन सेवा केंद्र जनरली आपने देखा होंगे कि या तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के आसपास होता है, जैसे आधार सेंटर के आसपास होता है, या वोटर आईडी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के आसपास होता है, या कोर्ट के आसपास होता है, या फिर किसी स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास होता है। तो इस टाइप के बिजनेस में लोकेशन बहुत ही मैटर करता है। जन सेवा केंद्र आप किसी गली या घर के अंदर खोल के बैठ गए तो वहाँ पे आपका कस्टमर पोटेंशियल नहीं आएगा। तो आपको ये एनालाइज करना है जब भी आप पीडी पे जाते हैं कि आपके कस्टमर की लोकेशन क्या है। आपका कस्टमर के लोकेशन के ऊपर ही उसके फुटफॉल, उसके ट्रैफिक, उसकी एक्सेसिबिलिटी और प्रॉक्सिमिटी टू रेजिडेंशियल एरिया एंड कमर्शियल एरिया के चीज़ें निर्भर करेंगी। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि इवैल्यूएट द लोकेशन ऑफ जन सेवा केंद्र एंड इट इज़ हाई ट्रैफिक एरिया विद द पोटेंशियल डिमांड एंड इट्स सर्विसेज। आपका जो कस्टमर का लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि हाई ट्रैफिक एरिया में हो और जहाँ पे उस सर्विसेज की डिमांड हो। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर का लोकेशन जो है किसी कोर्ट के बाहर है तो वहाँ ओबियसली उनके पास डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोटोकॉपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आधार कार्ड डाउनलोड करवाने के हिसाब से, डिक्लेरेशन बनाने के हिसाब से, अंडरटेकिंग बनाने के हिसाब से, या डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के लिए आपके पास कस्टमर का पोटेंशियल आता ही रहेगा।
बट अगर वही केस आपका किसी गली के अंदर है, किसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है, तो फिर वहाँ पे वो उस टाइप का पोटेंशियल कस्टमर नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोकेशन बहुत मैटर करता है। देन सेकेंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ सर्विसेज बाय द जन सेवा केंद्र, आर दी सर्विसेज इन हाई डिमांड विद इन द लोकेलिटी। सेम पॉइंट है ये, इसमें ये कह रहा है कि लोकेलिटी से कितना डिमांड आ रहा है, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। देन आपको ये देखना है कि रिक्वेस्ट कस्टमर से आप ये डिमांड कीजिए कि जी आपके पास जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, आप उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो वो दिखा दीजिए, या आप अपनी बैंक स्टेटमेंट या आपका कोई पोर्टल है जहाँ पे आप कस्टमर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को आप देखिए और उसे समझिए कि उसकी डेली की सेल्स क्या है और बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। तो ये लोकेशन क्या है। देन आपको इसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड करनी है, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखना है जिसमें आप उनके इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, कैश फ्लो असेसमेंट को देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उस बिजनेस का कैसे है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है, रेवेन्यू ट्रेंड कैसा है, रेवेन्यू रेगुलर है या उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, या एक्सपेंस मैनेजमेंट उनका कैसा है, क्योंकि एक्सपेंस जितना कंट्रोल में रहेगा उतने ही रेवेन्यू के बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को एनालिसिस करना है, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करना है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप क्या क्या मांग सकते हैं, कैश फ्लो आपको असेस करना है उसका। कैश फ्लो में बेसिकली क्या है, कंडक्ट ए कैश फ्लो एनालिसिस टू इवैल्यूएट द ऑनेस्ट एबिलिटी टू जनरेट द सफिशिएंट इनकम टू कवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड डेप्ट ऑब्लिगेशन। तो इस पॉइंट में बेसिकली यही देखना है, बताया गया है कि जब भी आप पीडी पे जाते हैं तो आप उसके कैश फ्लो को असेस कीजिए और उसके कैश फ्लो से आपको उसके ऑनर की जो इनकम जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो पता चलेगा कि कितनी इनकम जनरेट कर पा रहा है, क्या वो इनकम उसके उस शॉप को रन करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, या उसके जो पर्सनल या ऑफिशियल ऑब्लिगेशंस हैं उसको कंप्लीट करने के लिए वो इनकम से कैपेबल है या नहीं है, उस लेवल की इनकम जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर मैं छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑफिस का रेंट, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके स्टाफ की सैलरी, आपका मेंटेनेंस चार्जेस, जो असेट आपने रखी हैं उसके मेंटेनेंस चार्जेस मिला के अगर आपकी 50,000 रुपये आ रही है, तो आपका जो इनकम है वो एटलीस्ट आपका 1 लाख रुपए होना चाहिए, ताकि वो 50,000 की ओब्लिगेशन पे करने के बाद कम से कम 40 से 30,000 रुपये वो मंथली नेट प्रॉफिट कमा रहा हो। तो ये आपको कैश फ्लो इससे असेस करना है। देन आपको ये भी समझना है कि जो ये बिजनेस है ये कोई सीजनेबल बिजनेस में इन्वॉल्व तो नहीं है, और उसमें फ्लक्चुएशन के जो रेवेन्यू है या सेल्स है वो फ्लक्चुएशन तो नहीं है, और फ्लक्चुएट किस पीरियोडिक में होती है, मंथली फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर सीजनल फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये भी आपको कैश फ्लो एनालिसिस में देखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि ऑनर्स का बैकग्राउंड आपको अच्छे से वेरीफाई करना है कि रिव्यू द ऑनर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग देयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग द जनसेवा केंद्र एंड एनी रिलीवेंट क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, assess the owner's commitment to the business and their capability to manage its day-to-day operation efficiency। तो इसमें बेसिकली आपको ऑनर से मिलके ये समझना है कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसके पास इस बिजनेस को रन करने के लिए उतनी एबिलिटी है या नहीं है, क्या वो इतना कमिटेड है उस बिज़नेस को रन करने, उसमें उस बिज़नेस को करने का इंटरेस्ट है भी या नहीं है, या उसका ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है और कस्टमर उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहा है, तो फिर वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कल को जैसे ही उसका बिजनेस फ्लक्चुएट होगा और उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएंगी तो फिर उसके लिए आपकी ईएमआई पे करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको उसकी क्वालिफिकेशन, उसका उस बिज़नेस को रन करने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो देखने हैं। देन साथ में आपको देखना है कस्टमर अपने बिजनेस के लिए कितना कमिटेड है, कितना उसमें इंटरेस्ट लेता है, क्या उसका एग्रेशन है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और उसने लास्ट 3-4 ईयर्स में किस लेवल से स्टार्ट किया था, आज कहाँ पे पहुँचा है, और आने वाले फ्यूचर में उसका क्या उसने ग्रोथ प्लान रेडी किया हुआ है। तो ये आपको ये बताएगा कि बिजनेस कल को ऊपर नीचे होता भी है तो कस्टमर उसको कैसे मैनेज कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बोल रहे हैं रेगुलेटरी कंप्लाइंस। रेगुलेटरी कंप्लाइंस क्योंकि ये जन सेवा केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम से अटैच्ड होता है, गवर्नमेंट स्कीम के बेसिस पे ही काम करता है। तो इसमें आपको ये इंश्योर करना है कि उन्होंने सारे रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन और लाइसेंस जो रिक्वायरमेंट होती है इन सब चीज़ों को करने के लिए वो लिए हुए हैं या नहीं है, वो आपको वेरीफाई करना है। देन आपको ये भी देखना है कि उसका जन सेवा केंद्र का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, जो कि एक विलेज लेवल के प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए होता है। एंड देन आपको ये भी देखना है कि बिजनेस ऑपरेट जो हो रहा है वो इलीगली तो नहीं हो, लीगली हो रहा है, उसमें कुछ ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो इलीगली हो रहा है,
जैसे किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्ज वगैरह तो नहीं किया जा रहा है, तो कि कल को ऐसा अगर कुछ होता है और उस पर छापा पड़ता है तो वो अचानक से बिजनेस एकदम रुक सकता है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान देखना है। देन आपको इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो गई हैं, तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें जैसे हमने बात की कि बिजनेस मॉडल को सबसे पहले असेस करना है, उसके कंपटीशन को देखना है और उसके कस्टमर को किस बेसिस पे वो अपने पास खींच के लाता है, वो उसकी स्ट्रैटेजी को समझना है। देन इसमें आप कस्टमर के पोर्टफोलियो या कस्टमर के क्लाइंट बेस को समझोगे आप इसमें। देन आपको उसकी लोकेशन को इवेलुएट करना है कि कहाँ पे लोकेशन उसने खोली हुई है और उसका रिलीवेंट ट्रैफिक फुटफॉल वहाँ से क्या है। देन आपको इसमें उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, उसमें उसके कैश फ्लो असेसमेंट को चेक करना है। देन फिर आपको उसका कस्टमर का बैकग्राउंड समझना है, उसका कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज ओन बिजनेस को आपको समझना है। देन इसमें आपको उसकी रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स को आपको समझना है कि उसमें क्या क्या रेगुलर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम टैक्स वाइज से और वहाँ के लोकल अथॉरिटी के हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो उन्होंने पूरी करी हुई है नहीं करी हुई है। इन चीज़ों को करने के बाद आपको एक ओवरऑल डिसीजन लेना है जिसमें आपकी अदर चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। जैसे उस केस में आपका प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, अगर सिक्योर्ड लोन का केस है तो उसमें प्रॉपर्टी क्या आ रही है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसकी मार्केट सेलेबिलिटी क्या है, देन उस प्रॉपर्टी की लीगल चेन कैसी है, देन उसमें आपकी जो अलग डिफरेंट वेरिफिकेशन हुई है जिसमें उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री है। इसमें आपका सिविल भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा कि अगर उसने पहले से कोई लोन ले रखे हैं तो उसकी रीपेमेंट वो कैसे कर रहा है, उस रीपेमेंट को रेगुलरली टाइमली पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको अच्छे से वेरीफाई करना है। एंड देन आपको उस पर ओवरऑल एक डिसीजन लेना है कि हाँ जी आपको इतना फंड करना है, आपका उसमें एलटीवी इतना है, फोयर इतना है और केस आपके हिसाब से डूएबल है। और अगर आपका कुछ इसमें चैलेंजेस आते हैं तो उस डेविएशंस को आप किस बेसिस पे मिटिगेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप उस केस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को भेजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।